Good afternoon, dear students. Welcome you all. Today we will complete this chapter number 1. I will take some question related to exercise 1.4 and then I will take some miscellaneous exercise, some questions of your miscellaneous exercise and particular and mostly the objective type questions there, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे. एक्सरसाइज 1.4 का भी एक दो क्वेश्चन जो बचे वो भी कंप्लीट करेंगे और जो आपका विविध प्रश्नावली है उसके मिसलिनियस क्वेश्चन लूंगा. विविध प्रश्नावली में बाकी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से रिलेटेड हैं. तो आप उनको पीछे की एक्सरसाइज करने के बाद वो करेंगे तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर लेता हूं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक आई थिंक कर दिए थे. क्वेश्चन नंबर आपका 11 तक हो गया था. अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 12 है, state whether the following statements are true or false for an arbitrary binary operation. दिया हुआ है. सेकंड पार्ट है, ये बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एंड देन. ये प्रूफ करना है आपको. ये दो चीजें हैं. बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य हैं और चित्र भी बतलाइए. क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है. आपको देखना है किसी समुच्चय सेट आपका n है, n कोई सेट है और इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है दिस. इसके लिए ए बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू n. ये आपको दिया हुआ है. तो कह रहे हैं कि यह आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. एन में एक बाइनरी ऑपरेशन ऐसा डिफाइंड है, ए बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन. तो क्या यह सही स्टेटमेंट है? अब दोस्तों आप देखिए, जब आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? आप लिखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक एलिमेंट यहां से लिया जाता है, एक एलिमेंट यहां से लिया जाता है और उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाया जाता है और वो भी यही n का एलिमेंट होना चाहिए. अब किसी टाइम पर आप देखते हैं a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n. यदि बाइनरी ऑपरेशन वहां होल्ड करता है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये इस n में बाइनरी ऑपरेशन है. ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है, अभी बाइनरी नहीं कह रहा हूं, ये जो ऑपरेशन है वो n में बाइनरी ऑपरेशन है. तो क्या रिजल्ट है? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका n में ही होना चाहिए. अब यहां स्टेटमेंट आपको क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू n. मतलब 1 का 1 पर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 पे लगा रहे हैं, 4 का 4 के साथ बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं. मतलब किसी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन इट सेल्फ के साथ ले रहे हैं. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं अपने अपने में. तो बाकी एलिमेंट का क्या होगा? इस टाइप का नहीं हो सकता है. इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? क्योंकि 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 तो आपका 2 निकल जाएगा क्योंकि दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए. तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 तो 2 हो जाएगा, पर 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 की वैल्यू क्या होगी ये आप यहां नहीं निकाल पाएंगे. तो ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो गया. जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्वैधारी संक्रिया के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू n.
ये सत्य है कि असत्य है। तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, कथन असत्य है। कथन आपका असत्य क्यों हुआ? क्योंकि ये अदर एलिमेंट्स के लिए नहीं, जैसे 2 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ 4 हो गया, या 2 के साथ 5 हो गया, 2 के साथ 1 हो गया, वहां एप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, असत्य हो। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, इसका सेकेंड पार्ट आप लीजिए, वो भी ट्रू फॉल्स का है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको दिखाना है। अब देखिए, डेवलपमेंट सेकेंड पार्ट देखते हैं। मेरे पास सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का 12 का सेकेंड पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है, इफ ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, इस कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, देन अब आपसे कहा जा रहा है कि n में, इन n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये भी आपको दे रखा है, ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय है। ये ठीक हो गया, ये आपका क्रम विनिमय है। तो ये आपको दिखाना है ऐसा सही है कि नहीं है, इज इक्वल टू सी बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए। आपको दिया हुआ है कुछ, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ये, ठीक है, ये n में कॉम्यूटेटिव है, दे रखा है। ये बाइनरी ऑपरेशन n में कॉम्यूटेटिव है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है ये कॉम्यूटेटिव है, सिंस दिस इज कॉम्यूटेटिव इन n, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है, ये आपको दिया हुआ है, क्रम विनिमय है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि क्रम विनिमय है तो B बाइनरी ऑपरेशन C को आप लिख सकते हैं C बाइनरी ऑपरेशन B, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है कि क्रम विनिमय है। तो B बाइनरी ऑपरेशन C को क्या लिख सकते हैं, C बाइनरी ऑपरेशन B लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं कि A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C की वैल्यू कितनी होगी। तो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C को मैं क्या लिख दूंगा, C बाइनरी ऑपरेशन B, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। तो B बाइनरी ऑपरेशन C क्या लिख दूंगा, C बाइनरी ऑपरेशन B लिख दूंगा। अब आप देखिए, यहां से भी n का कोई एलिमेंट आएगा, C और B के बीच में आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो n का कोई एलिमेंट आएगा। अब n का एलिमेंट कोई आएगा तो जब आप उसके साथ A का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो भी तो कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, C बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन A, ठीक हो गया। इसको आप पहले ले और उसको बाद में ले, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है। आप लिख देंगे सिंस दिस इज कॉम्यूटेटिव इन n, ठीक है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है n में। ये बाइनरी ऑपरेशन n में क्रम विनिमय है, इसलिए मैं इसको इधर है, इसको इधर लिख सकता हूं। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये ट्रू।
सत्य है, यह कथन आपका सत्य है। तो इसका पहला वाला जो पार्ट था वो तो असत्य कथन निकला, पर इसका दूसरा वाला आपका क्या निकल गया, सत्य कथन निकल गया। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आप खूब फोकस करें, हो सकता है कि एग्जाम आपकी OMR सीट पर ना हो जाए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ना हो जाए एग्जाम, इसलिए तैयार रहिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, उनमें से एक ऑप्शन सही होना सीटें बना, हो सकता है ऐसा, भले भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर मैं कह रहा हूं तो आप MCQ जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, उनको ठीक से तैयार करने, बुक के अपने दोनों बुक्स के MCQs, चाहे वो शॉर्ट एग्जाम्पल हैं चाहे एक्सरसाइज के, उनको सब तैयार करिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी MCQ वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या दे रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू AQ प्लस BQ। ए बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू AQ प्लस BQ, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसमें है, इन N, ए बाइनरी ऑपरेशन किसमें डिफाइंड है, N में डिफाइंड है। तो N में आप जानते हैं नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है टू इन्फिनिटी, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 से आगे की ओर, 1 2 3 4 अप टू सो। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं ये आपको डिफाइन किया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन इस ढंग से डिफाइंड है। यदि मैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए लिख दूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास BQ प्लस AQ। आपको साफ दिख रहा है बच्चों, आपको साफ दिख रहा है? सूरज, अनुज, जी सर। आपको साफ दिख रहा है ये? नहीं सर, कभी कभार बीच में धुंधला हो रहा है, तब मैं भी ठीक हो रहा है, मैं इसलिए बोला नहीं। अच्छा, ये हो रहा होगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा होगा जी। चलिए आप देखिए, वीडियो को देख कर अटक रही है सर पूरी वीडियो। हाँ तो थोड़ा कभी आज तक लेट, बहुत देर तक अटक रही है वीडियो, नेटवर्क की दिक्कत के कारण ऐसा हो रहा है। तो 2-3 घंटे के बाद ये आपका हो सकता है क्या कह रहे हैं सर? आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा जो मैं कह रहा हूँ? ऐसा रुक रही है थोड़ा बीच में। अच्छा, बस मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? जी, अभी वीडियो हो रही है, मतलब सर वीडियो रुक रही है बहुत ज्यादा। अच्छा चलिए, ऐसा है ना, इसको फिर मैं YouTube चैनल पे तो दे रहा हूँ डेली, जी सर, जो आपको पढ़ाया जा रहा है फिर YouTube चैनल पे आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो वहां से आप वीडियोस को देख लीजिए, ठीक हो गया? जी सर। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ए बाइनरी ऑपरेशन भी आपका AQ प्लस BQ है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, ए और बी को इंटरचेंज कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, BQ प्लस AQ। क्योंकि आपसे कहा गया है कि ये इस रूप में डिफाइंड है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, BQ प्लस AQ हो जाएगा। जब पहले ए था तो पहले ए का क्यूब आया, बी था तो प्लस B क्यूब हुआ, अब पहले बी है तो B क्यूब प्लस ए है तो A क्यूब हो गया। अब आप क्या जानते क्या है, आप सिंस A B बोथ बिलोंग्स टू N, A और B दोनों N में हैं और पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए आप क्या लिख देंगे, AQ प्लस BQ की वैल्यू BQ प्लस AQ के बराबर होना ही होना है, ठीक है। 2Q प्लस 3Q इज इक्वल टू 3Q प्लस 2Q, 2Q प्लस 3Q इज इक्वल टू 3Q प्लस 2Q।
ये होता ही है नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो ये कॉम्यूटेटिव है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज कॉम्यूटेटिव इन एन। यह एन में कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, ठीक है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है किसमें, एन में। एक बात तो आ गई, ठीक है। अब क्या यह एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, ये साहचर्य है। तो एसोसिएटिव के लिए आप 3 एलिमेंट लेते हैं, आप ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी ले लीजिए। तो कितना हो गया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। सीधी सीधी बात है, बी और सी के बीच, ए और बी के बीच ए क्यू प्लस बी क्यू, बी और सी के बीच बी क्यू प्लस सी क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच। ये भी एक एलिमेंट है और एक एक एलिमेंट है। तो नियम क्या है, जब बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का क्यूब, ठीक है। और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, b टू द पावर 27, सॉरी हाँ b क्यूब हो जाएगा ना, ठीक ठीक तो है। b क्यूब का क्यूब हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 9, b टू द पावर 9 प्लस c टू द पावर 9 प्लस 3, ठीक है। या इसको नहीं भी एक्सपेंड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि दूसरा क्या आने वाला है। रहने दीजिए अभी ऐसा, देखिए फिर दूसरा क्या लिख दूं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इसकी वैल्यू निकालिए, ये क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। और इसका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ, सी के साथ। अब इस पर लगाएंगे तो ये तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इसका क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब इन दोनों में जरा कंपैरिजन करिए, इसमें इसमें ये ए का क्यूब है, ये सी का क्यूब है। अब बात है नेचुरल नंबर की, ए और सी अलग अलग हैं, इसका मतलब ए क्यूब सी क्यूब के बराबर नहीं होगा। ये है बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब और ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, तो ये भी बराबर नहीं होने, क्योंकि ए बी सी सारे नेचुरल नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। इसका मतलब हुआ दिस इज नॉट एसोसिएटिव इन एन। यह एन में क्या साहचर्य नहीं है, ठीक है। अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आपके पास क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। कौन, ये बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, ये आपने देख लिया। दिस बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या रहा है, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ये आपने करके देख लिया है, ये क्रम विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है, कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है। तो जो आंसर आएगा आपका 13 का बी वाला पार्ट इसका सही है। 13 का बी क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन पूरा आपका 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, यदि बड़े वाले में आएगा तो बड़े वाले में पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में तो उसने दे रखा है, ठीक हो गया। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब मैं
चलता हूँ डियर स्टूडेंट MCQ पे। MCQ भी मैं जो आपका मैं कहना चाह रहा हूँ जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, विविध प्रश्नावली पर जाता हूँ। मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई और अब चलता हूं मैं किस पे, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। और वहां भी मैं किन क्वेश्चन को ले रहा हूं, MCQ वालों। बाकी आपको सब पढ़ा दिया है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में यही प्रॉब्लम्स आपको वहां भी हैं, अलग अलग रूप में हैं, पर इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आप कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी आप बताना, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। तो मैं अब विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहा हूं, कौन से वाले, MCQ वाले विविध प्रश्नावली। इसको एक्सरसाइज 1 की जगह क्या लिख दूं, इसको मैं विविध प्रश्नावली कर देता हूं। विविध प्रश्नावली, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, और यहां भी मैं MCQ ले रहा हूं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इन एक्सरसाइज को देख करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे। कोई सेट दे रखा है A इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 एक सेट है। तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2, एक एलिमेंट 1 2 ले रखा है और दूसरा है 1 3, ठीक है। यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हो और जो स्वतुल्य और सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is। अब आपको देखना है, देखिए, अब क्वेश्चन को पहले आपको समझना क्या है, कोई रिलेशन बना रहे हैं। जब भी रिलेशन बनाएंगे तो आप शुरू में चले जाइए चैप्टर के, वहां आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। मैं A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है। A का A के साथ 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो एलिमेंट कैसे बनते हैं, इसके एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। 1 1, फिर होगा 1 2, फिर होगा 1 3, फिर होगा 2 1, फिर होगा 2 2, फिर 2 3। आप 3 से शुरू करिए, 3 1, 3 2, 3 3, ठीक हो गया। ये एलिमेंट्स हो गए। और वैसे भी आप जानते हैं इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 हैं, तो टोटल एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि इसके जितने सबसेट होते हैं वो सारे रिलेशन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने केवल ये 2 भी ले लिए तो ये भी एक संबंध हो गया। यदि मैंने ये 3 ले ली तो ये भी एक रिलेशन है। यदि मैंने ये 4 ले ली, ये भी एक रिलेशन है। तो डिफरेंट टाइप के आपने रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, और एक ऐसा रिलेशन पढ़ा जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान आपको रखना है कि जब भी सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया
तो ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। इसको मैं आर भी लिख सकता हूं, ये पूरा अपने आप में एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? ये होता है रिफ्लेक्स, आप कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक तुल्यता संबंध का उदाहरण लीजिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंपल सा वैसा करना, बना देना है, ज्यादा लंबा नहीं करके। जैसे माना मैंने 1 2 बनाया, ठीक है, तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2। इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ये रिलेशन बन जाएगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। ठीक है, ये अपने आप में स्वतुल्य भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। कैसे? इसमें 1 1 भी है और इसमें 2 2 भी है, ये रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक देखिए, सममित 1 2 भी है, 2 1 भी है। ठीक है, ये तो होता है सिमेट्रिक। 1 2 भी है, 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव क्या है? 1 1 और 1 2, ए का एक पेयर, ए का 2 पेयर, तो ए का 2 पेयर, तो 1 2 भी यहां है। ठीक हो गया। 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, तो ए का 2 पेयर, 2 का 1 पे, तो 1 का 1 पे है ही है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गए। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, वह तुल्यता संबंध होता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आप पहले से जानते हैं। तो मैं आपसे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं कि बाय द वे आपसे ये पूछा जाए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी तुल्यता संबंध का एक उदाहरण दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कोई सेट ले लेना आप, जैसे 1 2 और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना रफ में, और लिख दो आर इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, एक और दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है ना, वो अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं, ये तो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा भी लिख सकते हैं। एक सेट ए है, फिर मैंने ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, तो सारे 9 के 9 एलिमेंट आप जब ले लेंगे तो ये आपका क्या बनाएंगे? ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य मतलब अपने का अपने से। 1 1 2 2 3 3, 1 2 3 एलिमेंट, तो 1 1 भी है वहां, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो स्वतुल्य हो गया। सिमेट्रिक देखो, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 3 भी है और 3 1 भी है, 2 3 भी और 3 2 भी है। और ऐसी ट्रांजिटिव भी हुआ, 1 3, देख रहे हैं, 1 3 3 2, 1 3 और 3 2। देखिए 1 का 3 पे और 3 का 2 पे है, तो 1 का 2 पे भी होगा, 1 का 2 पे भी यहां होगा, तो ये ट्रांजिटिव शो करता है। तो सारा रिलेशन क्या हो गया? कुल मिलाकर के आप कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में एक ऐसा रिलेशन आपको दिखाना है, एक ऐसा रिलेशन दिखाना है आपको जो क्या हो, जिसमें एलिमेंट 1 2 और 1 3 हो, पर क्या हो, वो सममित भी है और संक्रामक नहीं हो, स्वतुल्य भी है। एक ऐसा रिलेशन बनाइए, सेट ए दे रखा है, एक तो वो स्वतुल्य हो। अब मैं काम की बात पे आता हूं। एक कोई सेट दिया हुआ है, एक ऐसा रिलेशन बनाइए, एक ऐसा संबंध बनाइए जो स्वतुल्य हो, मतलब रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव हो मतलब 1 1 2 2 और 3 3, तो सब रख दीजिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। स्वतुल्य होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, अपने का अपने पे, प्रत्येक एलिमेंट का। यदि एक एलिमेंट 4 भी होता तो 4 4 भी होना चाहिए एक बार।
दूसरा आपको क्या दे रखा है इन्होंने, एक बात तो दे दिया है कि रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, तो आपने 3 एलिमेंट इसमें जोड़ दिए। फिर वो कह रहे हैं कि इसमें 1 2 और 1 3 भी है, 1 2 भी है, इसमें 1 3 भी है, ठीक है, और यह सममित भी है। एक संबंध आ रहा है ऐसा, वो स्वतुल्य है, सममित है, और उसमें ये एलिमेंट भी है ये। अब आप देखो सममित हुआ कि नहीं हुआ, सममित तो हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उन्होंने दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि 1 2 1 3 भी होना चाहिए वहां, और वो रिलेशन सममित सिमेट्रिक भी होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 तो एलिमेंट वहां होना चाहिए, और सिमेट्रिक कब बनेगा वो, जब 2 1 भी होगा। एक एलिमेंट को कह रहे हैं कि 1 3 वहां होना चाहिए और रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, जिसका मतलब 3 1 भी यहां पर होना चाहिए, ठीक है। परंतु आपसे कह रहे हैं कि वह ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, वह संक्रामक नहीं होना चाहिए। अब संक्रामक के लिए क्या होगा, मैं आपसे एक उदाहरण यहां पर दूं। आप कह रहे हैं 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर में है, आपने कहा यस है, ठीक है। आप कह रहे हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 आर में है, आप कह रहे हैं 1 3 आर में है। तो यदि आप ट्रांजिटिव रिलेशन बनाते, संक्रामक संबंध बनाते हैं, तो 2 का तो 1 पे है और 1 का 3 पे है, 2 का 1 पे और 1 का 3 पे। यदि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, तो 2 का 3 पे होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहीं यहां 2 3 नहीं है, देख रहे हैं आप, कहीं भी 2 3 नहीं है। इसलिए ये जो रिलेशन होना क्या चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, संक्रामक के लिए, 2 1 है, 2 का 1 पे है, 1 का 3 पे रिलेशन है, 2 का 3 पे भी होना चाहिए था, पर है नहीं, 2 3 यहां कहीं नहीं है। इसलिए यह रिलेशन क्या होगा, यह रिलेशन आपका रिलेशन आपका क्या हुआ, ये रिलेशन हुआ आपका स्वतुल्य, सममित, परंतु संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। क्या बोला, रिफ्लेक्सिव, और क्या हुआ, सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव, ये नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन इसके हिसाब में देखा जाएगा जिसमें एलिमेंट 1 2 और 1 3 हैं, और स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक नहीं हो, केवल एक ही है, ठीक है। केवल एक ही ये रिलेशन आ रहा है जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, परंतु संक्रामक नहीं, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसका आंसर आपका कहां पर हुआ, 16 का ए वाला सही है, 16 का आपका ए वाला सही है, 16 का ए पार्ट सही, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल मुझे ऐसा मिल रहा है जिसमें 1 2 भी है, 1 3 भी है, परंतु वह ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है, पर स्वतुल्य और सममित है, ठीक हो गया। तो इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पिछला पढ़ लेना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा, इतनी वीडियो है, हो गए 25 26 वीडियोस, तो इस चैप्टर नंबर 1 पे ही हो गए। तो मैंने एक एक चीज आपको बहुत क्लियर की है, आप ठीक से समझिए और फिर इन क्वेश्चंस के आसानी से आप आंसर दे पाएंगे, ठीक हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम लेता हूं एक और। वैसे सब मैंने पढ़ा रखा पहले,
17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको इफ कोई सेट ए दिया हुआ है, इस सेट के एलिमेंट आपके कौन कौन हैं, 1 2 3, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं। कैसा? तुल्यता संबंध चाहिए, और वो तुल्यता संबंध में प्रत्येक में ये एलिमेंट होना जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा। ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट? हमारी अभी बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था हमने। ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। कैसे निकला? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 2 1, ठीक है, 2 2, ठीक हो गया, 2 3 3 1 3 2 3 3। ये मेरे पास निकला 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एक ये है, तो ये तो आपने सभी पूरे पे ले रखा है, तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। पर वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6। हाँ, अब आप देखिए अंडरस्टैंड, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए। यदि मैं एक रिलेशन R1 ऐसा ले लूं, देखिए बात इक्विवेलेंस रिलेशन की जगह तुल्यता संबंध की है, तो एक तो उसको स्वतुल्य होना चाहिए, रिफ्लेक्शन शुड बी रिफ्लेक्सिव, संबंध को स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य मतलब ये बात होनी चाहिए 2 2 और 3 3, एक तो ये एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या होना चाहिए, आपके पास तो कह रहे हैं कि उसमें 1 2 एलिमेंट भी हो, 1 2, तो एक मैंने 1 2 कर दिया, एक मैंने 2 1 कर दिया, तो ये क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया, ये सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 1 भी है तो उसको पलटेंगे तो 1 1 ही हुआ, 2 2 है तो उसको पलटेंगे 2 2 हुआ, 3 3 हुआ तो उसको पलटेंगे 3 3 हुआ। तो ये एलिमेंट अपने आप में भी ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? सिमेट्रिक। ये सब एलिमेंट अपने आप में सिमेट्रिक में है। ये आपके क्या है? ये इनसे आपका रिलेशन R1 क्या क्या शो हो रहा है? ये रिफ्लेक्सिव है, ये स्वतुल्य है। इनसे क्या पता चला कि आपका सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव आप देखिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? 1 2 1 2 भी R में है, 2 1 भी R में है, एक का 2 पे, 2 का 1 पे, और 1 का 1 पे भी है, भी 1 का 2 पे, 2 का 1 पे, तो 1 का फिर 1 पर हुआ, नहीं हुआ? तो 1 1 भी तो है यहाँ, 1 2 भी यहाँ है, 2 1 भी है, ठीक है, 1 1 भी है, सॉरी 1 2 भी है, 2 1 भी है, ठीक है, 1 का 2 पे, 2 का 1 पे, तो 1 का 1 भी तो है, ठीक हो गया। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी निकल गया है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव पे है। तो एक एग्जांपल तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का ये आ गया। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, एक तुल्यता संबंध आ गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये है।
दूसरा मैं क्या बनाऊंगा, R2 देखिए, दूसरा आप बना लीजिए 1 1 2 2 3 3 तो रहेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा हूं इस सेट को लेकर के, तो 1 2 3 एलिमेंट, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो रहेंगे। ये स्वतुल्य बनाएगा इस रिलेशन को, ये इसको क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। फिर मैंने क्या कहा, 1 2 भी है और 2 1 भी है, ठीक। मैंने कहा 1 3 भी है और मैंने कहा 3 1 भी ले लूं, और मैं क्या ले लूं, 2 3 भी ले लूं और 3 2 भी ले लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा का पूरा ये वाला उतर गया, ये और ये तो अपने आप में क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सारे एलिमेंट यहां आ गए। अब आप बोलेंगे कैसे है, देखो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया इनके कारण, सिमेट्रिक देखो 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, बाकी 1 2 3 का अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं है, 4 तो कहीं है नहीं, ठीक। अब ट्रांजिटिव देखो 1 का 2 पे, फिर 2 का 1 पे, तो 1 का 1 पे यहाँ है, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे, तो 1 का 1 पे वो भी यहाँ है, ठीक है। इसको देखिए 2 का 3 पे, 3 का 2 पे, तो 2 का 2 पे भी यहाँ है, ठीक है। फिर आप देखिए 2 1 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो 2 3 बिलोंग्स टू R, अब वो भी यहाँ है, आप देख रहे हैं 2 का 1 पे और 1 का 3 पे, तो 2 का 3 पे भी है, देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब एलिमेंट यहां पर हैं, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इस सेट के लिए आपके पास दो ऐसे रिलेशन आए जो इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, और उनमें एलिमेंट कौन कौन, 1 2 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट के साथ बोल रहा हो, तो 1 2 यहां भी और यहां भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन, अब दो ही होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं बनेगा इस सेट के लिए, ठीक हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक हो गया। If A is equal to 1 2 3, the number of equivalence relation containing 1 2, तो कितना हो जाएगा, 17 का बी वाला आंसर सही है। दो रिलेशन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन आए, दो तुल्यता संबंध आए, ये R1 और R2, तो उनकी केवल संख्या पूछा जा रहा है आपको 2, दो संबंध हो गए, ठीक है। और इस चैप्टर का आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी MCQ वाला है, तो ठीक से आप कर लीजिए। स्वतुल्य क्या हुआ, सममित क्या हुआ और सिमेट्रिक क्या हुआ, इन रिलेशंस को ठीक से कर लीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो आप, ठीक है, मुझे बता देंगे, तो फिर आपको समझा दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि इतनी मेहनत इस पर हुई है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेट है आपके पास, एक सेट है आपके पास कोई ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है, ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर, इस ए बी में कितने बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, कितने द्विआधारी संक्रिया, कितनी द्विआधारी संक्रियाएं होंगी इसमें, जिस सेट में दो एलिमेंट है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने रखना है कि यदि किसी समुच्चय में
किसी समुच्चय में n अवयव हों, इसको लिख देना काफी है। n अवयव हों तो यदि किसी समुच्चय में कितने अवयव हों, n अवयव हों तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर, इसका सूत्र है, सूत्र आप तैयार कर लीजिए। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होगी n का स्क्वायर, याद रखना। इफ a set having the n elements, then total number of binary operations, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये पूछ रहा है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, n टू द पावर n स्क्वायर, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए आप, यहां n क्या है, हियर यहां n इज इक्वल टू क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, कुल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, कितनी द्विआधारी संक्रिया हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू n की जगह 2 कर लो, तो 2 टू द पावर क्या है, n टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2 और उसकी पावर में 2 है, 2 टू द पावर, देखो n 2 है ना, n टू द पावर n है तो 2 टू द पावर 2, अब 2 यहां होता है स्क्वायर में, n टू द पावर n स्क्वायर है तो 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, अब 2 टू द पावर 2 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 टू द पावर 4 आपका 16। तो इस सेट में, ये जो सेट जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 16 बाइनरी ऑपरेशन होंगे इसमें। तो आप ध्यान रखना इस सूत्र का, ये है फॉर्मूला उसका मेन, कि सेट में यदि n एलिमेंट हैं तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, n टू द पावर n स्क्वायर, इसको याद रखना फॉर्मूले को, आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आप भैया तैयारी करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।